नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी.एस. एलियट के एक ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो आइए शुरू करते हैं। टी.एस. एलियट का जन्म 1888 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था और वो एक नोबेल प्राइज़ विजेता साहित्यकार है। महत्तम उन्होंने सभी कृतियाँ अपने अंग्रेजी में ही लिखी है। वो अपने नाटक, प्लेज, पोएम्स और क्रिटिसिज्म के जो अलग अलग वर्क है उसके कारण भी फेमस है। वे स्वयं एजरा पाउंड के शिष्य थे और वो एजरा पाउंड, जॉन डन जैसे लोगों से बहुत प्रभावित थे और उनको संस्कृत और पाली भाषा का भी अध्ययन बहुत अच्छा किया था और उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई की थी। शुरुआत के दिनों में वो अमेरिका में रहते थे और 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में बस गए और 1927 में ब्रिटिश नागरिक बन गए। तो ये उनका जीवनी के बारे में है। और अब बात करें तो मैंने जैसे बताया कि वो यूएस बॉर्न ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक, प्लेराइट, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट है और एक सक्सेसफुल इंग्लिश लैंग्वेज पोएट है उनके जीवन काल के दरमियान। और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है इसमें द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथेड्रल, फोर क्वार्टेट्स, दिस आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स। अब हम बात करेंगे उनके जो ऐसे है। उनका कहना है, एक कोटेशन यहाँ पे है कि इमेच्योर पोएट्स इमिटेड मैच्योर पोएट्री। टी.एस. एलियट, इससे क्या मतलब है वो हम देखेंगे ये तुलना करने के बाद। उनका ये भी मानना है कि ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी। और उन्होंने कई सारी टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स वो दी है। तो पहले तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म जो विवेचन जिसे कहते हैं वो लैंग्वेज का जो कोई भी लिटरेरी वर्क है उसकी सही जो चीज़ें हो और गलत चीज़ें जो हो उसका क्रिटिसाइज़ करना, उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। और उन्होंने जो टर्म्स दिए उसमें ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो है इस ऐसे में दिया है। मेटाफिजिकल पोएट्स उनका एक ऐसे है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये टर्म उन्होंने दिया है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये भी टर्म उन्होंने दिया है। तो हम जो फोकस करने वाले हैं वो ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब आपको बताओ, शुरुआत में तो पब्लिश हुआ था 1919 में, ईगोइस्ट करके जनरल है उसमें। और लेटर ये जो पब्लिश हुआ था उनकी बुक द सेक्रेड वुड है जो 1920 में पब्लिश हुई थी। अब उसे बहुत महत्व का वर्क माना जाता है। अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ एलियट्स क्रिटिकल किड ऐसा भी कहा जाता है। और जो ऐसे है उसको हम 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला पार्ट जो है उसमें आप एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की डेफिनेशन क्या है, ट्रेडिशन क्या हो का मतलब क्या है, उसमें पहले पार्ट में उन्होंने बात की है। फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री की बात की है। और तीसरा जो लास्ट पार्ट है उसमें हम कह सकते हैं कंक्लूजन और समिंग अप की बात की है। ईगोइस्ट का ये जो पेज है सितंबर 1919 में ऐसे पब्लिश हुआ था, उसका फर्स्ट पेज है, आप देख सकते हैं। ऐसे है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे ऐसे अवेलेबल है। अब एलियट जो है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा मतलब कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। तो पहले तो वो मानते हैं कि ट्रेडिशन इज़ नॉट द स्लेविश इमिटेशन ऑफ पावर। ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर। ट्रेडिशन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय दोज हु हैव द हिस्टोरिकल सेंस। अब ये हिस्टोरिकल सेंस क्या है, तो हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व द परसेप्शन not only of the pastness of the past but of its present, and it is a sense of timeless as well as of the temporal, and of the timeless and the temporal together is what makes a writer traditional। तो ये जो मैंने बताया कि निबंध पहली बार द इगोइस्ट में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध एलियट के सिलेक्टेड प्रोज और सिलेक्टेड ऐसे में भी उपलब्ध है। और मैंने जैसे बताया कि सेक्रेड वुड्स
जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी ये ऐसे अवेलेबल है। अब जो एलियट है वो पर्टिकुलरली ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है उनके लिए। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़। द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इज रेसिप्रोकल, जस्ट एज द पास्ट directs and guides the present, so the present alters and modifies the past. A writer must seek guidance from the past and conform to the literary tradition. अब पर्टिकुलरली ये ऐसे जो फेमस हुआ है तो उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी जो थियरी है पोइट्री की, द थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, जो वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल अलग है। जो वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी थी कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स that takes it emotion recollected in tranquility। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव, जो वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्टिव पोइट्री का है, लेकिन यहाँ पे एलियट उनसे पूरा अलग व्यू रखते हैं और मानते हैं कि हर एक पोइट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उनका मानना है कि द इमोशंस एंड पैशंस ऑफ अ पोइट मस्ट बी डीपर्सनलाइज। और उनका कहना है कि द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कम्प्लीटली सेपरेट इन हिम विल द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। द पर्सनालिटी ऑफ द पोइट इज मेर rectifiable। Eliot says honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry। तो जो पर्टिकुलरली उनका कहना है कि जो पोइट्री होती है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और सब्जेक्टिव पोइट्री का कोई मतलब नहीं है। और अपने पर्सनल जो इमोशंस है उसे हम जज नहीं कर सकते। पर्सनल इमोशंस और जीवनी, राइटर की जीवनी जो होती है उससे हम कविता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब भी हम कविता का मूल्यांकन करते हैं तो हमें कविता या जो भी लिटरेरी वर्क्स है वो सामने पढ़ना पड़ेगा। तो ये निबंध को हमने जैसे बताया कि 3 भाग में विभाजित किया गया है और उनकी अलग एक डेफिनेशन है ट्रेडिशन के लिए। और अपने जो व्यू पॉइंट है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक एग्जांपल दिया है H2SO4 का। तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिल के H2SO4 होता है। तो अब प्लेटिनियम जो है उस पर उद्दीपक का काम करता है, कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। तो इमोशंस और फीलिंग मिलके एक कविता बनती है, ऐसा एलियट का कहना है। और एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। द ग्रेटनेस ऑफ पोएम डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कॉम्पोजिशन। The emotion of poetry must be complex and refined. Even the emotion which the poet has never personally experienced can serve the purpose of poetry। तो ये उनके जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री है उसके वो हमेशा जो है फेवर करते रहे अपनी पोइट्री में। और उनका मानना है कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। तो जैसे हमने बताया कि वो पर्सनल चीज़ें जो जीवनी है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और उनको हम ऐसे को जो अगर उसकी समरी देखें तो उसको बोल सकते हैं कि जो इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री की थियरी है उसकी डेफिनेशन पोइट्री की क्या है। अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, तो पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। It is not the expression of personality but an escape from personality। Eliot doesn't deny personality or emotion to the poet, only he must depersonalize his emotions। तो उनकी जो ये डेफिनेशन है और उनकी जो सिद्धांत है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री के, तो उनकी आप पोएम देखेंगे, द वेस्टलैंड है तो उसमें आप देखेंगे कि कई बार वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पोएट है वो अपनी इमोशन से एकदम निकल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे पोइट्री जो एलियट का कहना है कि भाई पर्सनालिटी और इमोशन है उसको हमेशा डीपर्सनलाइज करना चाहिए। द पोइट कैन नो व्हाट इज टू बी डन if he acquires a sense of tradition, the historical sense which makes him conscious not only of the present but also of the present moment of the past। मतलब कि आप अगर जो ट्रेडिशन को समझते हैं, प्रेजेंट को और साथ में ही पास्ट मोमेंट को समझते हैं तो आप अच्छी तरह से आपकी कविता है उसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐसे समझ आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है, कल्चरल थियरी के हिसाब से भी